everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very special, highly esteemed, respectable personality with us. He has been serving as a government servant for last 44 years in Pakistan. And yes, he is a bureaucratic personality and currently serving as advisor, provincial ombudsman. So yes, I'm talking about ex-DG Pembrey, Mr. Abdul Basit Khan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. कैसे हैं सर आप? I am fine. Thank you very much for inviting me here. Thank you. It's an honor to have you here as a guest at Sama Podcast. Same here. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं एंड आई वुड लाइक टू रैप अप विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दोज एरियाज व्हिच यू हैव बीन सर्विंग सो लेकिन फार. सख्त सवाल ना कीजिएगा, थोड़ा नरम कीजिएगा. कोशिश होगी मेरी, कोशिश I होगी. know you have barrage of questions. Yes, a I lot know. of questions on my mind right now. तो सर सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब हम बात करते हैं आपकी, you have been serving as a bureaucratic personality for last many years in Pakistan and also ये मैंने अभी अपने नाज़रीन को नहीं बताया कि यू हैव ऑल्सो बीन एन एक्टर इन पाकिस्तान. और बहुत मेन करेक्टर्स, बहुत मेन रोल्स आपने किए हैं. तो एक एक्टर लाइफ होना, फिर आपका डीजी एक्स पेम्ब्रा भी होना, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी, और फिर हम जब बात करते हैं एडवाइज़र, प्रोविंशियल ओम्बड्समैन की, तो ये सारी की सारी फील्ड्स इतनी डाइवर्सिफाइड है. तो आप इन चैलेंजेस को कैसे लेके चल रहे हैं अब तक? Yes, it's a very pertinent question you have raised. I must reply it because I have a diversified personality as well. I take it everything like challenges. Like I was a TV actor, and I was amateur TV actor. You can't say that I was a full-time TV actor. I was doing my job. I was working at that time as deputy director. वबडा में काम कर रहा था. साथ साथ फिर मैंने जब ये किया, तो अब उसका जो फ्लेवर लेना होता है एक्टिंग का, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है. लेकिन आपने कहा ब्यूरोक्रेट हैं. अब मैं ब्यूरोक्रेट में एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी भी रहा हूँ. मैंने एशियन इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन स्टडीज़ का हेड भी रहा हूँ. तो मैं उस लिहाज से ये जो है ना, इसने मुझे कॉम्पनसेट किया इस अदाकारी ने. अब कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी में ऐसे गर्दन में सरिया होता है. हाँ, ड्राई ब्यूरोक्रेसी, बड़ी अकड़ शकड़ होती है, ये चीज़ें होती हैं. सो दिस हेल्प मी लॉट learning the beautiful, wonderful, well-knitted scripts of the Ishfaq Ahmed, Bano Apa, Asghar Adim Sayyed. ऐसे लोग जो बड़े बड़े थे उस वक्त, वो उसमें लिख रहे थे, उनको सीखना, लर्न करना, उन पे एक्ट करना, इट इज़ इनडायरेक्टली इन एजुकेशन. बिल्कुल. मुझे जो मैंने पढ़ा है ना, वो तो एक एकेडमिक एजुकेशन है, लेकिन जो मैंने सीखा अदाकारी में, दैट इज़ इनक्रेडिबल. And reading the script of Ishfaq Saab, raising this issue, socio-political issues, ऐसे issues जो पाकिस्तान के आज नहीं डिस्कस किया जाते. आज आप देखें कि टीवी में वो नहीं होते जो उन्होंने किए थे आगे. तो मुझे इसने आई वॉज हम्बल्ड. मेरी तबीयत में एक आयसी, एक इनकसारी, एक मोहब्बत, प्यार, हेल्पिंग द अदर्स, वो एक मुझे उसका रिजल्ट मिला है अदाकारी का. रिजल्ट स्टिल बीइंग द ब्यूरोक्रेट, आई नेवर हेजिटेट टू वर्क एनीबॉडी हु कम्स टू माय ऑफिस. और उन्होंने आपकी पर्सनालिटी के कुछ जैसे कहते हैं ना एलिमेंट्स को भी ग्रूम किया. जब मैं फ़ौरन फ़ोन पिक करता हूँ उठा के, जी बताइए क्या मसला आपका, मैं करता हूँ बात. अब अक्सर लोग कहते हैं यार मैं उसको नहीं जानता, मैं कैसे कॉल करूँ. नो आई डोंट कॉल. मेरी लिमिट्स हैं. नो, मेरी कोई लिमिट नहीं है. मैं ऐसे कहता हूँ यार मैं फलाना एडिशनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ. He was very formal. मैंने कहा यार मैं वो बोल रहा हूँ, अगेन फॉर्मल. मैंने कहा भाई मैं टीवी एक्टर भी रहा हूँ, बासित खान का, ओहो, देन एकदम से एक टोन बदल जाती जी, है. बिल्कुल. तो मैं किसी के लिए भी किसी अंदाज में भी किसी स्टाइल से भी बात करता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. और यही रस्म दुनिया है, ज़िंदगी का मकसद ही ये है. That's it. ग्रेट. तो ये बताइए, जब हम ओम्बड्समैन की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि ना कोई हरासमेंट का दायरा है या कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड उसमें स्ट्रेटजीज चलती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं. तो आप ये बताइए कि जो आपका इदारा है ये करता क्या है, ये बना क्यों हुआ है, और अब तक ये कौन कौन सी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से? अच्छा, ओम्बड्समैन जो है देखें ना आपके, तो बहुत सारे ओम्बड्समैन हैं. मैंने 12 के करीब ओम्बड्समैन बन जाते हैं हमारे. फेडरल ओम्बड्समैन काफ़ी हैं. फेडरल ओम्बड्समैन हेरासमेंट है, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन है. उसके बाद प्रोविंसेस के ओम्बड्समैन आ जाते हैं. एंड I had worked in federal ombudsman as well. I worked in as a federal ombudsman insurance. Yes, insurance head, right? So I worked there. Now I am at the moment working as advisor media to the provincial ombudsman, जो हमारे पंजाब के हैं, मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान.
He was Chief Secretary Punjab also, and since Chief Secretary, and beside that he was Interior Secretary of the Pakistan. So I am working with him, and my basic aim is to sensitize the public about what is ombudsman, like you are asking me. Yes, yes. ombudsman का नाम सुनकर भी पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ की. ombudsman देखिए, ombudsman तो एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के पेटी इश्यूज होते हैं छोटे छोटे, अगर वो कोर्ट्स में जाते हैं तो इट टेक्स ईयर्स टू सॉल्व देम. ये जो ओम्बड्समैन होता है ये 45 से 90 डेज में मसले सुलझा देता है. अब आप कहेंगे मसले क्या हैं? अब मसले जो ये होंगे कि हमारे यहाँ जैसे पुलिस किस किस्म के केसेस आते हैं, मतलब कंप्लेंट्स आती हैं, और किस किस कैटेगरी की सबसे ज़्यादा आप लोग? पहले तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि एक तरीकाकार क्या है ऐसी कंप्लेंट्स का, कि आप एक कंप्लेंट कर सकती हैं, 1050 डायल करेंगी आप. ऑलराइट. तो आपको फौरी तौर पर सारा कुछ बताएंगे वो कि हाँ जी ये चीज़ें चाहिए, इस तरह और बैक एंड कॉल पे होते हैं 24/7 सर्विस. और अगर रात के लेट नाइट में होता है तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं आके. अच्छा, इसमें जो इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं. हमारे हेड ऑफिस में आप पर्सनली भी आ सकते हैं. फिजिकली यू कैन लॉज ए कंप्लेंट. उसमें कंप्लेंट में आप क्या करते हैं कि आप सादा कागज़ में लिखें जी मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, और आपकी अपनी होनी चाहिए. ये नहीं कि आप मेरी कंप्लेंट कर रही हो, हाँ खुद कर रही हो आके. सादा कागज़ है, शनाख्ती कार्ड है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है, और हम फौरी तौर पे आपके इशू को कंसर्न एजेंसी से, मसलन आपकी कोई FIR दर्ज नहीं हो रही या आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही, गोइंग वेरी स्लो, यू आर एप्रीहेंडिंग यार ये तो कोई गड़बड़ लग रहा है काम, ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, दूसरे आदमी ने ब्राइब ना कर दिया आके, यू अप्रोच टू अस. एक चीज़ है, अगर कोई मसला सिविल कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, देन यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो आपकी मसले जब पुलिस के मसाइल होते हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन में FIR होती है. फिर एक और मसला होता है हमारा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाती है, मिसकंडक्ट विद पब्लिक. आप देख रहे थे कि जो मसले हो रहे हैं, जो मोटरवेज पे ख्वातीन भी लड़ रही हैं, कोई यहाँ लड़ रही हैं, कोई गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कोई बंदा किसी को मार रहा है, किसी बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, ठीक है ना, ये इश्यूज़ हो रहे हैं. फिर उसके साथ साथ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, इसमें गड़बड़ है, कुछ है. फिर आप कहते हैं किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज़, ये वो सारे इन इश्यूज़ पे भी हम कहते हैं कि अगर है जी चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल्कुल वो भी होती है, चाइल्ड लेबर भी होती है, बेगरी भी होती है. फिर उसके बाद अब इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं जो उसके, उस पर भी हम उन सब खबरों को अपनी लिख कर और अपने मौसम को भेजते हैं. मौसम साहब उनको देखते हैं, हम बताते हैं कि ये फलाना DPO का करने का है, CO MC के करने का है, ये CO लोकल गवर्नमेंट के करने का है, ये CO एजुकेशन वाले का है, ये CO हेल्थ वाले का है. तो वो पिन पॉइंट करते हैं, आप उसको आके इंटीमेट कर देते हैं. वो फिर देख के उसके बाद उनको नोटिस जाता है आके. वो अपने खुद भी नोटिस लेते हैं, आज खुद भी यहाँ से इसे कहते हैं ना, हमारे एक मोशन नोटिस होता है, मोशन नोटिस, वो हमारे सब लेते हैं. और उसके अंदर वो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं, आपने एप्लीकेशन दी है, ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे भाई ये आपका इस तरह ये मसला है, ये कंप्लेंट है, आप जवाब दें. वो जवाब देंगे, जब जवाब देंगे हम आपको फिर देंगे, जनाब ये जवाब भेजा, वो तो उसको निगेट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं रेपुडिएट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये चीज़ है ही नहीं है. इन दैट इवेंट फिर आप दोबारा एक जवाब लिखेंगे, फिर हम आपको बुला लेते हैं दोनों में. दिस ऑल हैपेंस जस्ट इन द मैंडेटरी पीरियड ऑफ 90 days. Within 90 days. But mostly we solve the cases within 45 days. 45 days. ये हमारा मैंडेट. Being the insurance head for federal department, what I heard that you had been solving up the cases within the span of 60 days. Is that true? Yes, exactly. And you know those cases are very complicated cases. इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसमें इंश्योरेंस एक टेक्निकल किस्म का मसला है, उसमें लोगों को समझ नहीं आती. अगर एक अनपढ़ है, लेमैन है, तो वो भी ट्रबल में है. एक गरीब आदमी के बेचारे की ज़मीन बिकी है या उसे इनहेरिटेंस से पैसे मिले हैं, वो बैंक में रखवाता है, तो बैंक वाला कहता है इसको इंश्योरेंस करवा लो अपनी, कोई ना कोई आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे आके. इसी तरह एक टीचर है, वो रिटायरमेंट होती है उसकी, मेल है फीमेल है, उसके पैसे आते हैं, वो बेचारा कहते हैं मैं अपने बैंक के पास जाता है कि वो कहते हैं अच्छा पारू आ गया, काबू कर लो इसको, तो वो कहते हैं आपको डबल पैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कर लेते हैं. अब उसकी जो कंडीशंस होती हैं उससे आगाह नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं. क्या चक्कर है जब आप कोई एक आम आदमी जाता है इंश्योरेंस कंपनी में और अपने कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, या ठीक है हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, हर कोई अपने फ़ायदे की सोचते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो छुपाई जाती हैं कंपनी की तरफ से आम आदमी को? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, आप फ़र्ज़ करें बीमार हैं, जो पॉलिसी होल्डर है वो बीमार है, उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का इशू है
या उसको कोई किडनी का इशू है, ठीक है, तो लीवर सिरोसिस है, अगर ऐसे मसाइल हैं तो वो कहते हैं नहीं आप ठीक है, ओके ओके करते हैं कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर वो आप वो लिखेंगे तो आपकी टर्म्स कंडीशन बदल जाती हैं, तो उसमें आपकी अमाउंट कम हो जाती है। तो अब जब वो बंदा मर जाता है 2 साल बाद और उसके घर वाले क्लेम के लिए जाते हैं कि जनाब हमें पैसे दें, हमारा बंदा मर गया, तो वो कहते हैं अच्छा हमें आप ज़रा दें तो सही ना, कोई कागज़ शागज़ दें, आपके कहाँ इलाज कराते रहे। वो बेचारे इनोसेंटली वो पकड़ा देते हैं, कहते हैं आपने तो 2020 में इंश्योरेंस कराई है, आप तो 2018 से बीमार थे। तो उसने कहा जी कि मैं बीमार था, लेकिन उन्होंने कहा आपने तो जगह कोई बीमारी नहीं लिखा हुआ। कहने किसके पे करते हैं, जो बैंक वाला है या इंश्योरेंस कंपनी वाला है, वो नो कर देता है हर जगह। तो कहते हैं आपने हम छुपाया हमारे से, तो वो एक उल्टा एक बन जाता है। हाँ, आपको क्लेम नहीं देंगे, आपको डेथ क्लेम नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो कहना ये चाहिए कि हर आदमी को चाहिए कोई चीज़ छुपाए मत। और अगर फ़र्ज़ करें एक और उसमें बड़ा कैच ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एक करने जा रहे हैं इंश्योरेंस, तो आप अगर 10 साल तक देनी पड़ते हैं पैसे आपको, अगर आप 2 साल बाद देते हैं तो कहते हैं यार 2 साल के बाद कितने पैसे मेरे हो गए, 1 लाख दिए, तो कहते हैं आपके पैसे हैं जी 1,40,000। एकदम पैनिक ही हो जाएगा, है मैंने तो 2 लाख दिए, कम हो गए। उसमें कमीशन ले जाता है बैंक वाला, ठीक है, बैंक को कमीशन चले जाता है आके। अब ये बात उसको नहीं बताई जाती। अब जब वो तीसरा पे देगी क्लेम, चौथा देंगे प्रीमियम, 5वां 6वां, फिर वो पार इवन पे आ जाता है, फिर आगे से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। बेसिकली इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी, राइट? इट इज सॉर्ट ऑफ इन केस ऑफ योर डेथ, आपके बच्चों के लिए, आप एजुकेशन के लिए, आप एजुकेशन की भी कराते हैं कि जी मेरे बच्चे की एजुकेशन जाती रहे, चलती रहे, पैसों में मैं देता रहूँगा, आके मर जाता है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन खुद देता है। तो ये बताइए, जो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ना कि हम जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसी की मल्टीप्लाई करके डबल अमाउंट कुछ ना कुछ बनती है। डबल तो बनती नहीं, डबल नहीं बनती। नो, मैंने 4 साल काम किया, मैं 4 years। मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 50,000 इन्वेस्टेड, तो उसके अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किए 10 सालों में, कितने हो गए? 5 लाख। ऑलराइट, 5 लाख हो गए ना। तो वो जब 10 साल हो जाएंगे, उसमें एक और कैच आ जाता है। अगर आप 60 साल के करीब हैं, 59 है, वो 5 लाख के बजाय आपको कहें जी आपकी अमाउंट बनी है, आज लेने चाहते हैं आप 4,30,000। वो कहते हैं मैंने तो भाई 10 साल दिए, मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो कहते हैं आपकी एज बड़ी था, रिस्क फैक्टर ज़्यादा था आपके ऊपर। तो यंग लड़का करेगा तो उसके 5,90,000 या 6,10,000 बन जाएंगे, क्योंकि लाइफ रिस्क उस पर कम है, ठीक है, उस पर लाइफ रिस्क कम है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो आम आदमी, क्या पढ़े लिखों को नहीं पता लगता। मैंने देखा कि 21 ग्रेड के ऑफिसर्स थे, CSS पास कुछ ख़वातीन थी जिनके मैंने केसेस किए, और उनको 10 लाख उन्होंने दिए, तो उन्होंने कहा जी हम 7 लाख देंगे आपको। तो मैंने कहा जी आप पूछ रहे हैं कैंडिडेट से, जो भी आपका क्लाइंट है, तो कहीं 7 लाख ही दे दे हमें। सर ये बताइए, जब हम इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या जो पैसे हमें मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो सूद में आता है या नहीं? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आप कोई चीज़ भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो सूद ही बन जाएगा ना वो तो आगे। तो अगर ये तो एक है वो जो कि नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई एक ऐसे हैं, वो तकाफल, इस्लामिक तकाफल है, उसमें भी आप करते हैं कि वहाँ आप सूद नहीं लेते आप आके, यानी आप ऊपर से ये है कि जो आपका वो ठीक बैंकिंग सिस्टम है, इस्लामिक बैंकिंग, वो है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो एक प्रोविजन है कि आप तकाफल के जरिए ना वो कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं इसके जरिए आके। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, फिर मोर्टेलिटी रेट की, तो सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आपके पास आते हैं, किस कैटेगरी के? देखिए, मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का, हम नौज़ायदा बच्चे के मरने की शरह, पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट कंट्री पाकिस्तान। आज से नहीं है, आपने MDGs का नाम सुना होगा। MDGs थे हमारे जो कि ख़त्म हो गए थे, उसके ऊपर SDGs पे चले गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो SDGs, इसमें हमारे क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आ गया, और बहुत सी चीज़ें आ गई, ये जेंडर इक्वालिटी आ गई, हंगर जो अब ये जो आई ना, ये 2015 में मैं न्यूयॉर्क गया था, उस वक्त ICPD हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। तो वहाँ से हम SDGs पे चले गए। अब हमने तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, दे हैव डन वेल इन दी MDGs, वी हैवंट। तो हमारे मसाइल मुल्क के ऐसे रहे हैं हमेशा से आके, हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहा है, जब तक पैसे नहीं होंगे। अब हेल्थ को पैसे नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे 4% ऑफ द GDP, तो आपका तो 1% से भी कम था GDP का हेल्थ के लिए, आपका 1% से भी कम है एजुकेशन के लिए। हाउ कैन यू डू दैट? कैसे आप बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन को, हेल्थ को? लिहाजा जो बच्चों के मरने की शरह सबसे ज़्यादा हमारी, औरतों के ज़िंदगी के दौरान मरने की शरह सबसे ज़्यादा,
उस वक्त जब मैंने एक पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे लॉन्च किया था, बड़ी बुक होती है आगे, हमने सेंसिटाइज किया सारे सूबों के अंदर बड़े लोगों सबकी गवर्नमेंट्स के साथ हमने शेयर किया। तो यूएनएफपी की कंट्री हेड मिस्टर राबी थे श्रीलंकन में कि मिस्टर खान व्हाट वी कैन डू फॉर यू। आई सेड आई वांट टू होल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन MDGs 4, 5, 6। ये यही थे तीन, HIV एड्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी। अब आप देखिए कि पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की किसने की, उसने कहा गो हेड मिस्टर खान, वी विल फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खर्चा कोई नहीं किया उन्होंने, जितने डेलीगेट्स बाहर से मंगवाए थे सारे की पेमेंट UNFPA ने की। और हमने नस्ट में जो डॉक्टर शफाक साहब होते हैं वहाँ, उनसे मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, स्पेशल मैं जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस था उन दोनों में। तो उन्होंने मैंने कहा जी मुझे अपना दे दें जो आपका ऑडिटोरियम है, तो उन्होंने ऑडिटोरियम दिया था। हमारे उस वक्त थे एहसन इकबाल साहब, सारा तारड़ साहब, ये हेल्थ की मिनिस्टर थी। तो बहुत अच्छी वो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये पहली वाहिद कॉन्फ्रेंस है जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे आज तक हुई है। तो हम प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ों को कंटिन्यूटी लेके नहीं चलते आगे, हमारी जो नहीं है, एब्सोल्युटली हमारी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैंने किया काम जो कि बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे, इंडिया हमारे से आगे है, कोरिया हमारे से आगे है, वियतनाम हमारे से आगे है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमारे यहाँ पैसे नहीं है ना, पैसों की कमी है ना, टैक्स इकट्ठा नहीं होता, रेवेन्यू होता, उस जगह पे फिर वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द बेस्ट आंसर। जो आज बिलावल साहब भी कल कह रहे थे कि ये वो ना प्राइवेटाइज ना करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, जैसे सड़कें बनती हैं। तो ये बताइए कि इसको कॉप करने के लिए, इन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कॉम्बैट, या इनको कॉप अप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कंसिस्टेंसी से चलती जाए? देखिए बात ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट इज द आंसर। जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल, यानी आप देखें गवर्नमेंट्स कम एंड गो, ठीक है, आज की अपोजिशन है कल रूलर है, कल की रूलर है आज अपोजिशन है, ठीक है, लेकिन एक मुआहदा होना चाहिए आपस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। ये इश्यूज हैं क्या, ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, हमने औरतों की एम्पावरमेंट करनी है, हमने चाइल्ड अब्यूज़ ख़त्म करनी है, हमने ये जो ऑनर किलिंग ख़त्म करनी है, हमने जनाब ये देखे ना हर दूसरे दिन अवेयरनेस होनी बहुत, हमने ये क्लाइमेट चेंज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये भट्टे शट्टे बंद करेंगे और ये फसलों में बाकियात जलाने वाली बातें हैं, जो फसल की बाकियात को जलाते हैं, ये हर कीमत भी होगी, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार हैं, यही असम्बलियों में बैठे हुए हैं, आप देखते नहीं कितने। What would you appeal to the current government in this regard? I would कि इसमें रूल ऑफ लॉ, किसी को ना छोड़े, आप किसी को ना छोड़े। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कहा ना कि जो टैक्स नहीं देते लोग, ताजिर टैक्स नहीं देते या बड़े लोग टैक्स नहीं देते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, आप उनके सिर्फ टैक्स तो देखें। आप हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखें, उनके देखें क्या उनकी किस तरह टैक्स आ रही हैं, जो टैक्स दे रहे हैं वो उनकी देखें रसीट क्या है, आप हैरान रह जाएंगे। कई लोगों के कहते हैं कि हम बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं मेरा गाड़ी कोई नहीं है। अब ये जो मुल्क, ये जो हमारे बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजाज हैं, जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, टैक्स नहीं देते। आई रिमेंबर एक जगह एक खातून अफसर थी इनकम टैक्स की, उसने पकड़ा कि जी जनाब ये जो है ना हाउसिंग स्कीमें बनी हैं, ये हमें टैक्स देती हैं 2-3 अरब और इनसे तो मैंने 11 अरब लेने हैं। जब सारे कागजात उठा के ले गए, ऊपर से फ़ोन आ गया, ओ खुदा के वास्ते हमारी नौकरी। ये है इस मुल्क का डायलेमा। लेकिन ये बताएं, टैक्स तो चले, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बहुत सी एक सर्टेन परसेंटेज है टैक्स नहीं देती, लेकिन जब टैक्स इवेंचुअली गवर्नमेंट को मिल जाता है तो वो उस टैक्स का करती क्या है? उस टैक्स से डेवलपमेंट करती है, उसी से डेवलपमेंट होगी ना सारी। पे वो पैसा लगता है, वही तो लगेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि हमें IMF कहता है जी कि आप टैक्स जो है वो लगाएं। अब टैक्स भी बड़ी सिंपल सी बात है कि टैक्स ज़्यादा मत लगाओ, टैक्स को ब्रॉडन करो। यानी अगर मैं कहूँ जी आपसे मैंने 5,000 रुपये मिसाल देता हूँ लेना है साल का, तो आप कहें नहीं जी 5,000 नहीं, हमसे 2,500 ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोग उस मिनट में आ जाएंगे। समझिए बात आप आके, तो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे चंद लोगों में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ब्रॉड, जैसे अभी उन्होंने कहा जो आम लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाए, सबसे लिया जाए। तो हालात इस तरह हैं कि हमने बड़ी मौजें उड़ाई हैं, ठीक ठाक हमारे लोगों ने, जो हमारे मुल्क में रूलर्स रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का तो मैं आई डोंट एडवोकेट दैम, बिकॉज मुझे मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी भी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल सिनारियो में जो फियास्को हमारे से चल रहा है, उसमें वो भी शामिल रहे हैं आके, ये सब इसमें शामिल थे। हमारे यहाँ लोगों में ये ख्याल नहीं आता कि अगर किसी को गलत काम के लिए ब्यूरोक्रेट को कहा जा रहा है तो उसमें इतना मॉरल करेज हो, सर मैं नहीं कर सकता। वो कहते अच्छा
एनु सिटो बार के गिलगत भेज दे उन्होंने आके, अच्छा जी इसको जनाब सस्पेंड करवा देंगे आके, इसको कोई बहाना लगा देंगे आके। अंग्रेज़ जो था ना उसे रूल किया इस मुल्क में, अगर वो कहता डू दिस जॉब, नो सर, ओह वेल डन, वो अप्रिशिएट करता था। हमारे यहाँ लोगों के अंदर साइकी ये है कि यार इसको जुर्रत कैसे हुई मेरे ना करने की, हाउ डेयर। तो ये है हमारा मुआशरा, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इक्वलिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हम सब बराबर हों। अब एक जुर्म किया एक आदमी ने, बड़े आदमी ने, और एक गरीब आदमी ने। बड़ा आदमी तो जनाब वो सबसे पहले तो वो खुद बुलाता है कि मेरे को आओ, तुसी किन्ने मेरी तफ्तीश करनी है कि मैं तो को नहीं आना। दिस इज द प्रॉब्लम। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम हम खुद से इक्वल नहीं देखते सबको। एग्जैक्टली, व्हिच हैज टू बी समहाउ रिवाइज्ड एंड रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यही इशू है हमारे मुल्क के साथ, यही इशू है हमारे यहाँ। डोर पे नहीं काबू पाया जाए, पतंगबाजी भी नहीं का यार, पतंगबाजी दुनिया जहान में इससे भी ड्रेडफुल किस्म के फेस्टिवल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं आप पतंगबाजों को पकड़ें, डोर वालों को पकड़ें। एक लोग आते हैं, दुनिया आती है बाहर से, ओवरसीज से पाकिस्तानी आते थे पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन हमने ख़त्म कर दिया। क्यों जी? उससे भाई आप उसको काबू करें ना आके। वो जो 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 ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, धाती तार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? एक बच्चा मोटरसाइकिल पर जा रहा है रात को, और जनाब करतब दिखा रहा है, पकड़ते हैं उसको, सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। जरा देना 3 महीने कैद करें, चक्की चलवाएं, उसकी पता लगे उसे आके। तो सर ये बताइए, अभी आपने बात की कि ब्यूरोक्रेट्स अगर इनकार करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, या इवन के टर्मिनेशन की तरफ भी काफ़ी देखे गए हैं। तो आपने अपने इस ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में इन चैलेंजेस को क्या फेस किया? देखिए, चैलेंजेस जो होते हैं मेरे पास भी बहुत थे, ऐसे आए जहाँ मैंने फ़ेस किया आके। मसलन एक जगह ऐसी जगह थी कि जहाँ पर कोई 2 अरब रुपए मेरे पास पड़े हुए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो एक कम कीमत पर पंजाब गवर्नमेंट उसका दे रही थी, इंटरेस्ट हमें से 9.5% दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो दूसरा बैंक जो अल्फला बैंक है या कोई और बैंक है, ये तो 10.5% दे रहा है, तो ये करें। अब प्रेशर तो था उधर से, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद होता है आगे, और मैं उस पंजाब गवर्नमेंट को ही सर्व कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको 10.5% करें, मैच करें, अदरवाइज़ मैं दूसरे बंदे को दे दूँगा। अब वो जब हुआ तो वो यहाँ एक थे, उनका नाम ही मैं लेना चाहता, उन्होंने वो कर दिया 10.5। अब 2 अरब पे जब 10.5% हुआ तो 2 करोड़ का फ़ायदा पहुँच गया ना महकमे को। तो मुझे बड़ी खुशी आज तक इस बात की है कि मैंने 2 करोड़ का फ़ायदा किया। फिर इस तरह एक जगह बिल्डिंग बन रही थी, सब चीज़ें होती हैं। कई जगह ऐसी होते लगता है कि आप डेडलाइन है, आप ठेकेदार हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आपने कहा जी ये तारीख इस तारीख तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो मैंने कहा भी ये कंप्लीट नहीं हुई तो आप फिर फ़ाइन होना चाहिए। फ़ाइन लिखा होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, तो उसको हम 4 को करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप 4 को कोई भी करना चाह रहा है, मैंने अपना लिख दिया उसके ऊपर कि ये इसके अंदर चीज़ें हैं, आप लिख दें। आगे अगर उसका बॉस अगर करना चाहता है ऊपर वाला, तो उसको ओवर रूल करना चाहता है तो कर ले, ठीक है कर ले, आपने यू हैव डन योर जॉब। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के साथ हुआ इस तरह, जहाँ उनको कहा गया कि आप गलत काम करें, ये करें या ऐसा बैक डेट में करें, उल्टा करें, तो उनको फिर उन्होंने सजा दी बाकायदा, किसी ना किसी चक्कर में घेर लिया, और नतीजा ये हुआ कि फिर वो दूसरे मसलों में फंस गया आके। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा देख लांगा तेनू, फिर मैं ये है ना तू मैनू जानदा नहीं है, ये लफ्ज़ सुने होगे ना आपने। बिल्कुल सही बात। ये है कल्चर, ये प्रॉब्लम है। सर मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं ओम्बड्समैन की, तो आप ये बताएं कि इसमें हरासमेंट के कितने केसेस आपने डील किए और फेस करते हैं? देखिए, ओम्बड्समैन का जो हरासमेंट है ना वो अलहदा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एक फेडरल ओम्बड्समैन हमारी कशमाला तारिक हुआ करती थी ज़माने में, तो उसके बाद फिर आजकल फौजिया वकार कर रही हैं, वो है फेडरल लेवल के ऊपर। यानी अगर आप किसी फेडरल महकमे में काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, और वहाँ किसी ने आपको तंग किया है या आपको हरेस किया है फिजिकली या किसी और तरीके से, तो यू कैन लॉज ए कंप्लेंट स्ट्रेट लाइक द वे जो मैंने आपको तरीका अपना बताया था, उसी तरह वहाँ हो सकती है। तो ये बताइए हरासमेंट की क्या सर्टेन कंडीशंस है, किस किस्म के केसेस आते हैं, किस किस्म के हरासमेंट लेवल्स होते हैं? देखिए, हरासमेंट में ये होता है कि किसी तरह, अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का कोई बंदा था जो बड़ा वजीर था, कौन सा था, या MNA था, उसने वो किसी गरीब लड़की को बार बार अपने पास बुलाता था, जहाँ काम कर रही होती है फैक्ट्री में, अपने पास स्टोर पे बुलाता था उसके साथ। इंडिया में तो ये बातें खुल के की जाती है ना, हमारे तो टेलीविज़न पे बात भी नहीं करते। तो उसने कहा मुझे इस तरह पकड़ता था, सीड्यूस करता था, ये करता था, सारी टीवी में मैंने देखी आगे। अगर कोई आदमी किसी को, लड़की को बुलाता है और उससे बदतमीज़ी करता है, या वो लड़की के साथ ज़्यादती इस लिहाज से करता है कि उसको उसकी शी इज़ हर्ट, ये भी एक हरेसमेंट होती है, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि आप किसी को बुला के और उसको आउट ऑफ द वे फेवर देना चाह रहे हैं,
जो फेवर कबूल करती है तो उसके बाद आप उसको बुलाते हैं, टच करते हैं, ये हरेसमेंट है। yes. ये इस पे बाकायदा, और फिर अगर फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं उसके साथ, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब आप जाएंगे मुर्समैन के पास, आपके पास प्रूफ क्या है? आप ये कहेंगे जी ये तो मुझे छेड़ता था, तंग करता था, वेयर इज़ द प्रूफ? प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको। ये तो इस तरह तो ये भी हो सकता है कि वो औरत मर्द को हरास कर रही हो, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब कैमरा भी लगा होता है, उस कैमरे में देखते हैं कि ये देखो ये जा रही थी मेरे पीछे पीछे ऐसे देख रहा था मुझे। वो चीज़ें जब देखेंगे आके, या उसके जो जुमले होंगे, या उसके अंदर टेलीफोन के अंदर जो उसके मैसेजेस होंगे, गज़लें होंगी, कोई उसके आई लव यू लाइक दिस, ये वो दीज आर द एविडेंसेस, उसके ऊपर फिर वो बंदा टंग जाता है। हमारे कई एक लोग मैंने देखे हैं, एक बाकायदा इवन पैमरा में भी एक के बारे में एक वाक़या हुआ था, तो लड़की ने कंप्लेंट की एंड दैट जेंटलमैन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। उसने एक अपील की प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने भी उसको अपील को रिजेक्ट कर दिया। यानी जो अपीलें होती है ना इसके खिलाफ। और किस किस्म की हरासमेंट हो सकती है? मतलब हरासमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को आप कहते हैं कि मुझसे मिलने आओ बाहर, ठीक है, मेरे से मुलाकात करो, कर रहा हो आपको, या हर किस्म हाँ कोई हक कर रहा हो आपको, कैटेगरी में फॉल करती है। यस, टचिंग योर बॉडी, या आपको अगेंस्ट योर विल, या अगर आपको कहता है जी मुझसे अलहदगी में मिलो या वहाँ जाओ, या आपको कहते हैं ऐसे जुमले कहता है जो कि रिकॉर्डेड हैं, जो कि आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं, जो आपको अनरीजनेबल लगते हैं। एब्सोल्युटली, दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ हरासमेंट। इसको वो जिनसी हरासगी कहते हैं ना, तो ये उसमें शामिल हो जाते हैं। और मेंटल हरासमेंट भी आ जाती है। मेंटल तो फिर वो तो मेंटल तो हरासमेंट जो होती है वो तो घर में भी होती है ना वैसे। बेगमात करती है जब मर्दों की खबर, और वो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। वो कंप्लेन, ये वो एक जैसे कहते हैं ना, इस पे छूट है। आई लव टू हैव दैट। वो तो अच्छा है ना जी, बेटर हाफ है आपकी। जी जी बिल्कुल। विजय के बताएं, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के केसेस तो वो खुल के बात करते हैं और खुल के वो जो है ना सामने टेबल पे रखते हैं। जब पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान के हरासमेंट केसेस को देखा जाए, तो आपके पास वर्किंग प्लेसेस से रेलिवेंट और उससे एसोसिएटेड कौन कौन से केसेस आते हैं कि लड़की ने लड़के पर हरासमेंट की और लड़कों ने भी लड़की पर हरासमेंट की? देखिए बात ये है कि मैं इत्तेफाक से जो पंजाब की जो हरासमेंट की थी, वो उसमें पॉलिसी मैंने उसमें देखा, एक बाकायदा केस ऐसा देखा जहाँ के खातून ने एक मर्द के पीछे लग गई आके, उसको बार बार हरास कर रही थी कि मुझसे शादी करो, लव यू, ये वो सब चीज़ें कहीं आके, और उसके बाद वो उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। फिर उसने अपील भी की, वो प्रेसिडेंट के पास जाती है अपील, या अगर पंजाब की है तो गवर्नर के पास जाती है, अगर फेडरल गवर्नमेंट की है तो सदर के पास जाती है, तो वो रिजेक्ट हुई। तो ये हमारे यहाँ ये दोनों तरह से होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मर्द को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो कहता है ये मेरी जागीर है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो ये नहीं देखता क्योंकि आई एम रिच मैन, आई फील रिच मैन, आई एम इन्फ्लुएंशियल मैन, आई हैव राइट। आपने देखते हैं केसेस कैसे होते हैं आजकल, जो नौकरियों में लड़कियों को रखते हैं, दफ्तर में बुला के रखते हैं, वर्गला कर ले जाते हैं, जिनसी हरासगी का शिकार करते हैं उनको आके, और वो फिर आपने देखे कि उसमें ओवरऑल जैसे होते हैं, इवन लड़की मर भी जाती है बेचारी। 14-14 साल की लड़कियां काम कर रही होती हैं घरों के अंदर आके, गरीब होती हैं। और ये भी एक मसला है, फैमिली प्लानिंग पे आ जाते हैं जहाँ आके, जहाँ एक बाप है जिसकी 10 बच्चे हैं, 8 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। मैं एक दफ्तर में काम कर रहा था, मौलवी साहब एक आए, मौलाना साहब आए, मैंने कहा मौलवी साहब कितने बच्चे हैं? ये 10 बच्चे हैं, 8 बेटियाँ, 2 बेटे हैं। मौलवी साहब की तनख्वाह कितनी है, क्या करते हैं आप? जी दिहाड़ी करता हूँ जी, महीने में 20-25 हज़ार बन जाते हैं। मैंने कहा 20-25 हज़ार आप किस तरह कर लेते हैं गुजारा? उंगली खड़ी की अल्लाह की तरफ। भाई अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि आप कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, आप अपने वसाइल के मुताबिक चले ना। अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है यार, उनके बच्चे 2-3 होते हैं सिर्फ, और जो गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता उसके, इसलिए कि अनमेट नीड्स है, उनको चीज़ें नहीं दी जाती हमारे महकमे में। जो मैंने कहा ना आपको पहले कि क्या है जीडीपी का कितना % हमारा हेल्थ पे खर्च हो रहा है, ये एजुकेशन, हार्डली 0.9, 0.1, फिर 1% हुआ, अब थोड़ा सा बढ़ाया 2%, ये 4% होगा। यानी कि जो चीज़ें एक रिक्वायर्ड हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो उन औरतों को दो। बांग्लादेश हमारे वतन से निकला, वो हमारे से आगे हो गया, इसमें उसने कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर आके। तो आप उनको दें चीज़ें ताकि वो फ्री दें, तो वो उनको बहुत तरीके ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं और दूसरे तरीके से करते हैं चीज़ें। तो इससे आबादी को कंट्रोल किया जाए ताकि ये एक सोशल इशू बन जाता है। मेरे ख्याल से फ्री होनी चाहिए। मैंने कहा आपकी बेगम जी वो बीमार रहती है,
जाहिर 10 बच्चे बीमारी रहेगी बेचारी। उसको खाने को गरीब के पास क्या फ्रूट्स होते हैं, क्या सेब होते हैं, क्या विटामिन्स कहाँ होते हैं? उनको पता जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको कोई ले जाने वाला वहाँ नहीं होता हॉस्पिटल में कि इसकी अल्ट्रासाउंड कराएं। और जबकि अमीर का जब होता है तो वहाँ शादियाने बजती हैं, लड्डू मिठाइयाँ होती हैं, पीछे तस्वीरें लग जाती हैं अच्छे अच्छे बच्चों की खूबसूरत, और फिर वो उनका हर महीने अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। तो इस तरह ज़िंदगी में मरने की शरह इसीलिए हमारे यहाँ गरीब लोगों के है ना कि बेचारे मर जाते हैं आके। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ये एक बड़ा एक इशू है। आप देखें इसको, ये ना समझें कि ये एक ओवर पॉपुलेशन है। जब 10 बच्चों में से वो बाप मर जाता है क्योंकि वो बीमार है, माँ अनपढ़ है, एकदम से ऐसे आसमान फट गया, बेसहारा होगी, क्या करें भैया अब? तो उन्हें कहते जी ये बच्ची को वहाँ सराने जिम्मेदारी घर भेज दो, बर्तन मांज दिया करेगी, ये वहाँ भेज दो। अब वो बच्चियाँ छोटी छोटी उम्र की हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इसको मैं समझता हूँ कि इसके बहुत क्रॉस कटिंग इश्यूज़ हैं ओवर पॉपुलेशन के। खुदारा इस मुल्क के अंदर अगर मैं सबसे पहला, अगर मैं आदमी हूँ आज, सबसे पहला मैं कहता हूँ एड्रेस करूंगा ओवर पॉपुलेशन को। यस यू राइट। और इसको ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। फॉर पॉलिटिकल अंडर नरिश बच्चे आ रहे हैं, अंडर नरिश बच्चे आते हैं, जो कि अंडर नरिश से मुराद होता है फिर वो बच्चे ऐसे होते हैं जहनी तौर पे सही नहीं होते। कहते नहीं बच्चे ने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, जाहिर है ये क्या नॉर्मल आदमी कर सकता है कोई? सर आपने एज ए डीजी सर्व किया है पेमरा में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मीडिया की रेगुलेशंस, अथॉरिटीज़, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज पे काम होता है, कंटेंट पे, सैटेलाइट पर। अब तो डिजिटलाइज्ड एरा हो गया है। तो जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया इटसेल्फ एक प्रॉपर मीडिया बन गया, एक प्रॉपर मीडियम बन गया है। तो क्या उसके लिए भी कोई पॉलिसीज़, कुछ रेगुलेशंस इस तरह से आ रही हैं सामने? देखिए बात ये है कि व्हेन आई वाज डीजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, बट आई हैड अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी ऑल द टाइम टू अटेंड द मीटिंग्स वेयर ऑल द डीजी ऑपरेशंस काम कर रहे होते हैं, सब लोग काम कर रहे थे। आई वाज पार्ट ऑफ दैट। इवन जो हमारी ये लाइसेंसिंग होती है, हम ये FM रेडियो के लाइसेंस देते हैं या TV के लाइसेंस देते हैं, तो उसकी बाकायदा वो हम करते हैं बैलेटिंग। वो तो क्या होती है जो जब हम वो खोलते हैं उनकी सारी टेंडर्स जो उनके खुलते हैं, जो देते हैं, ऑफर देते हैं आके। तो मैं मौजूद उसमें एज ए डीजी एडमिन हुआ करता था आके, जब कोटेशंस खुलती हैं। जी हाँ। बात ये है कि जब ये पेमरा बना ना, तो उस वक्त एकदम से जैसे कहते हैं ना कि आपने ये चीज़ों को टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय कि किस तरीके से इसको किया जाए जी। वो जनरल मुशर्रफ साहब ने बना दिया इसको, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें तय होने वाली थी ना, जैसे कि आपका मीडिया को किस हद तक कंट्रोल करना है, आपने कैसे कंट्रोल करना है। मुझे याद है उसमें कि एक ये भी बड़ा मसला था कि पेमरा है जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है ना, ये अपनी ओगरा है, जिस तरह आपके PTA है, ठीक है ना, और ये नेपरा है, इस तरह पेमरा था। ये एक वो बॉडी थी जो कि वो कैबिनेट के अंडर आती थी, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन के अंडर ले आए। इन्फॉर्मेशन के अंडर आने से फिर इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस हो गया। मैं समझता हूँ कि इसको अंडर इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। यानी कि अभी पेमरा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप हो गई, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है जो उसको रेगुलेटर कंट्रोल करना चाहिए। अब मुझे इस तरह था कि मैंने कई दफ़ा देखा कि मैं जब TV के एक्टर हुआ करता था किस ज़माने में, तो एक स्क्रिप्ट एडिटर होता था। जो प्रोग्राम चलता था ना ऑन एयर जाने के लिए, एक मोहतरम शहनशाह नवाब मरहूम थे, अल्लाह उन्हें गनी करे रहमत करे, वो होते थे। मैं उनको बैठा होता था, क्योंकि मैं एक्टिंग करता था, मैं उनके बस चाय पीता था बैठ के। तो वो भाई वो लगा दो प्रोग्राम, लगा दिया प्रोग्राम। हाँ, अरे ये काटो, ये लफ्ज़ गलत है, ये सीन काटो, ठीक करो उसको, वो करवाते थे। तो अब तो जब आया तो आप देखा लाइव चलने शुरू हो गए। अब लाइव में कई बातें हुई, आपने लड़ाई झगड़े देखे, ऐसे ऐसे ऑब्सीन चीज़ें देखी, फिल्दी लैंग्वेज, एक दूसरे को गालियां देने वाले वाक़े। तो वो डिले का आ गया, अब डिले कर दिया उन्होंने, चलो जी अब ये डिले से काबू हो जाता है, कोई बात आप गलत करने लगे हैं तो आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं आगे। जिस तरह का कंटेंट आ रहा है ड्रामास में, इवन की जो फिल्म्स बनती है, फिल्म्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैं कहूँगी कि वो अभी सेकेंड स्टेप है। ड्रामा ज़्यादा देखे जाते हैं और उसमें जो कॉन्टेंट है वो कितना लेम है। या ठीक है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, सबका अपना टैलेंट है, सब मेहनत करें। कीपिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स असाइड, आपको लगता है कि वो कंटेंट आवाम को दिखाना चाहिए, उस कंटेंट में वाकई कोई जान और ग्रिप होती है, सोसाइटी के इश्यूज़ के साथ वो वाकई एसोसिएट करता है जेन्युइन लेवल पे? देखिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है, सोसाइटी में बहुत गंभीर और बहुत जिसे कहते हैं कि ऐसे शदीद किस्म के इश्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और वो छुप जाते हैं, एक्लिप्स हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को एहतियात से आपको
करना चाहिए, ऐसे प्लेस को दिखाना चाहिए। Right. हमारे यहाँ एक जो था ना, एक ज़माना था कि बच्चों को कहते जी बच्चे सो जाते थे टाइम पर आकर। आज बच्चा, लड़का, टीनेजर वो देख रहा होता है सारा कुछ, उसको एजुकेशन हो रही होती है कि मैंने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। वो अच्छी चीज़ को फॉलो कम करता है। टिपिकल स्टोरीज जो होती है वो आपके माइंड में ड्रिल होती हैं। हिंदुस्तान की फिल्मों में देखिए, उनके ड्रामों में देखें कि दिखाते हैं कि ये हीरोइज्म है कि ये है अच्छी काम के लिए अच्छे ये कर, लेकिन हमारे यहाँ बुरे काम की तरफ लोग चले जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और कंटेंट्स जो थे ना, जो इशफाक साहब, बानो कुदसिया या मुस्तफा तारड़ साहब हुआ करते थे, ये कंटेंट्स पे बिलीव करते थे। यानी इशफाक साहब कहते थे कि जी एक लड़का लड़की पढ़े लिखे नहीं है दोनों, ये शादी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन कंपैटिबिलिटी होती है। मुझे खुद याद है सुराग ज़िंदगी मैंने प्ले किया था और वो बानो कुदसिया का लिखा हुआ आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था एज एन एक्टर? एज एन एक्टर जो मैंने बताया कि मैंने 3-4 प्ले बड़े इंटरेस्टिंग किए। एक जहाज़ अगवा किया था मैंने, आई वाज चीफ हाईजैकर, दैट वाज डिफरेंट, जैसे फिल्म स्टोरी होती है। फिर मैंने एक पनामा का सदर था रानुआगा नोरिगा, जनरल नोरिगा, उसका रोल मैंने प्ले किया था स्टोरी। फिर एक मैंने जुनून किया था जिसके अंदर के आपके एक शकील मरहूम जो अदाकार थे वो अमेरिका के सदर बने थे, मैं बना था। अब जब आप एक्टर्स को देखते हैं तो उनमें से आपको कौन से एक्टर्स बेहतरीन लगते हैं जो वाकई एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए, अब तो बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बाज़ को हैरानी होती है कि टीवी जो में थे ना लोग, तो वहाँ चंद एक एक्टर की मोनोपोली होती थी। अब हर रोज एक नया एक्टर आ रहा होता है। Right. ये एक अच्छी चीज मतलब है, सबको स्पेस दी जा रही है। मैं कहता हूँ एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, नया टैलेंट भी आ रहा है, लेकिन कंटेंट्स पे होना चाहिए कि आप वो कंटेंट करें जिससे मुआशरा सुधरे, और पैमरा को आप क्या अपील देंगे फिलहाल कि इसके कंटेंट पे वाकई पैमरा को थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिवाइज करना चाहिए, उनको इस पर सख्ती करनी चाहिए। और इस पे हम मीटिंग किया करते थे, मुझे याद है उस दौर में जब चैनल्स के लोग आते थे, हम बैठ के आपके टेन्योर में कितनी चेंजेस आई थी पैमरा को लेकर? हमारे दौर में तो जो था ना वो यानी 2002 में शुरू हुआ था, मैं 2008 में गया था वहाँ, 11 तक मैं वहाँ रहा हूँ। तो उस दौर में जो था ना पैमरा पे बाकायदा बार बार यही चीजें हो रही थी, मीडिया की आज़ादी की बात हो रही थी। तो कुछ हद तक वहाँ पे तब रेगुलेशंस हो गई थी? नहीं, मैं मुतमईन नहीं था कि जो भी है कि, लेकिन कोशिश की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल सही। और मुझे ये बताइए बिफोर वी रैप अप द सेशन, द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन एवरीवन्स माउथ, सोशल मीडिया के जो कंटेंट है वो बोल्ड भी है, वो हर किस्म का है, उसका कोई जैसे कहते हैं ना ग्रिप नहीं है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया पे बहुत कहा जाता है कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ बातें होती हैं, गालम गलोच होती है, जुमले नाज़ेबा जुमले कहे जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आप याद रखें कि यूके में उन्होंने एक हाइड पार्क बनाया हुआ है। वो हाइड पार्क में जाएं आप, जो मर्जी दुनिया जहान की गली लघवियात बोल रही हैं, भौंकें, लड़े हैं, वो कुछ करें, आपको आज़ादी है। आप वेंट करते हैं, यू वेंट योर फीलिंग्स। यस। तो लाइकवाइज पाकिस्तान में जो होता है ना, everyone's using it as a same medium for the same purpose. अब हमारे यहाँ कहते हैं कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल किया, नो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया शुड मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जो आदमी अच्छी बात करेगा वो लोग उसके कैच करेंगे। ये अब ना कहें कि जी अगर कोई आदमी गाली दे रहा है तो वही कंटिन्यू रहेगा या वो उसकी इजारादारी हो जाएगी, ये बंदा ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, चीज़ें अच्छी आती हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कलमात कहते हैं। तो ये एक डिबेट है, आप ये समझें कि एक डिबेट है। जो चल रहा होता है क्रॉस कनेक्शन, हाँ, ये चलता है, इसको होना चाहिए, इसमें पाबंदी मैं समझता हूँ कि गैर वाजिब है। That's great. Thank you so much, Mr. Abdul Basit Khan. Player here. Thank you, sir, for your precious time here, and thank you guys for watching us today. It was a great conversation with him regarding all the policies. He had been serving as a bureaucrat for the last 44 years, and also we talked about PEMRA, media regulations, satellite issues, the content that is coming ahead and we see all around. And also we talked about social media. You guys can have more and more questions regarding this, and please let us know for more further queries regarding this in the comment section below down. And yes, we are definitely catching up in the next episode. Till then, stay tuned. Bye bye.